हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड 100 का ये हमारा तीसरा भाग। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप जाके ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था दोस्तों 20 हिंदी के, दोस्तों 20 कंप्यूटर प्लस और 20 हमारा क्या चल रहा था, करंट अफेयर। और दोस्तों जो 60 क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे उत्तराखंड के। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो दोस्तों ये काशी वाराणसी में हुई थी और जो इसकी स्थापना हुई थी 1893 में हुई थी। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893। और कहाँ हुई थी? वर्तमान वाराणसी, यानी कि काशी वर्तमान वाराणसी में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों जो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन कौन थे। तो दोस्तों इसमें 3 लोग थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और तीसरे थे शिव कुमार सिंह। तो याद करने के लिए दोस्तों श्याम, राम और शिव, ठीक है। तो श्याम कुमार दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई दोस्तों काशी वाराणसी में। और कब हुई थी? 1893 में। और इनके संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। अगला है दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1910 में। और कहाँ हुआ था? प्रयाग में। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1910 में। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था प्रयाग उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था? 1910 में। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। 204वां क्वेश्चन है, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। तो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। तो राष्ट्र की जो भाषा का प्रचार करने के लिए जो समिति बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? वर्धा में बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? 1936 में इस समिति को बनाया गया था। 205वां क्वेश्चन है, नागरी लिपि परिषद की स्थापना। तो नागरी लिपि परिषद की स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। तो नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब होगी? दिल्ली में। और कब? 1975 में। हिंदी का प्रहरी उपनाम किसका है? तो हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है हिंदी का प्रहरी, ठीक है। तो हिंदी का प्रहरी उपनाम किसका है? तो यह है मदन मोहन मालवीय का। मैं हिंदी का और हिंदी मेरा है किसका कथन था? तो दोस्तों ये कथन भी किसका था? मदन मोहन मालवीय का। यानी कि हिंदी का जो प्रहरी किसका उपनाम हो गया? ये हो गया मदन मोहन मालवीय का। और मदन मोहन मालवीय का जो कथन क्या था? वो था मैं हिंदी का और हिंदी मेरा। तो ये कथन किसका हो गया? मदन मोहन मालवीय का। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है? तो संसद में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये है 120 आर्टिकल में, ठीक है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में है? तो 120 आर्टिकल में है। अगला है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है? तो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा वो है दोस्तों 210 आर्टिकल में। संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो किस आर्टिकल में हो गया? 120 में। और जो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा का अनुच्छेद है वो है 210। केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना। तो केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना हुई थी 1967 में। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। तो केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली में।
हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना, यानी कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और ये भी कहाँ हुई थी? ये भी हुई थी दोस्तों नई दिल्ली में। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एनबीटी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना। अगला है दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब होगी? 1960 में। 214वां क्वेश्चन है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में हुई थी केंद्रीय अनुवाद आयोग की स्थापना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आकाशवाणी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। कब हुई थी दोस्तों? 1957 में स्थापना हुई थी आकाशवाणी की। अगला है दोस्तों काफ़ी पेपरों में ये पूछा जाता है दोस्तों, तो दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दूरदर्शन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। 217वां क्वेश्चन है हिंदी को राष्ट्र बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बंगाल में। ठीक है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों जॉन गिलक्राइस्ट। कौन थे दोस्तों? जॉन गिलक्राइस्ट थे। और दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1800 में। कब हुई थी? 1800 में हुई थी। 1800 से 1854 तक ये रहा था। ठीक है दोस्तों, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉन गिलक्राइस्ट थे। देवनागरी अगला है दोस्तों देवनागरी लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी पूछ दिया जाए कि देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है देवनागरी लिपि को। संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा में हिंदी संबंधी जो विधेयक पारित किया गया था वो किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को संविधान में भाषा संबंधी विधेयक पारित किया गया था। अगला है दोस्तों डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हमारे शीशपाल गुसाई। दोस्तों इससे पहले टॉपिक में भी ये क्वेश्चन पढ़ा दिया था। तो बात करते हैं दोस्तों डोबरा चांटी सस्पेंस ब्रिज के बारे में। तो दोस्तों जो डोबरा चांटी सस्पेंस ब्रिज का जो उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 9 नवंबर 2020 को। ठीक है दोस्तों, पहला तो ये क्वेश्चन है कि डोबरा चांटी सस्पेंस ब्रिज का जो उद्घाटन कब किया गया था? ये किया गया था 9 नवंबर 2020 को। अब बात करते हैं दोस्तों जो डोबरा चांटी सस्पेंस ब्रिज है वो किन किन को जोड़ता है? तो दोस्तों ये जोड़ता है टिहरी गढ़वाल से प्रतापनगर को। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल से प्रतापनगर को जोड़ता है डोबरा चांटी सस्पेंस ब्रिज। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिज की कुल लंबाई। तो टोटल जो लंबाई है दोस्तों वो है 725 मीटर। ठीक है, तो ब्रिज की कुल लंबाई पूछ दे तो कितनी होगी? 725 मीटर। और दोस्तों इसमें जो सस्पेंस ब्रिज यानी कि सस्पेंस जो ब्रिज मुख्य ब्रिज की जो लंबाई है दोस्तों वो है 440 मीटर। टोटल लंबाई है दोस्तों 725 मीटर और मुख्य ब्रिज की लंबाई होगी 440 मीटर। दक्षिण कोरिया की कंपनी योसिन ने पुल का डिजाइन बनाया था। तो दोस्तों जो हमारा डोबरा चांटी सस्पेंस ब्रिज है दोस्तों उसका जो डिजाइन बनाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है दोस्तों योसिन नामक कंपनी ने क्या बनाया था? पुल का डिजाइन बनाया था। कोरोना वॉरियर्स कहानी संग्रह के लिए बाल साहित्य श्री सम्मान 2021
किसे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया गया था ललित शौर्य को। किसको दिया गया था? ललित शौर्य को दिया गया था। और ये किस जनपद से इनका संबंध है? तो ये है पिथौरागढ़ से। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट है कोरोना वॉरियर्स। ठीक है, तो कोरोना वॉरियर्स कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है ललित शौर्य के द्वारा। और दोस्तों इन्हीं की जो कहानी है कोरोना वॉरियर्स के लिए 2021 का बाल साहित्य श्री सम्मान किसे दिया गया? तो ये भी ललित शौर्य को दिया गया। और ये किस जनपद से इनका संबंध है? ये है पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। 2021 के बाल दिवस के अवसर पर, तो 2021 के बाल दिवस के अवसर पर किसी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि 2021 में बाल दिवस के अवसर पर किसे उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों ये है सृष्टि गोस्वामी। कौन है दोस्तों? सृष्टि गोस्वामी है, जिन्हें उत्तराखंड में एक दिन के लिए क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री बनाया गया था। और दोस्तों जो बाल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। और दोस्तों सृष्टि गोस्वामी का संबंध है हरिद्वार जनपद से। कहाँ से है? हरिद्वार जनपद से है। और इन्हें उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जो वात्सल्य योजना है दोस्तों वो है कोविड-19 के तहत जिनके माता पिता का निधन हो गया हो, सरकार उन बच्चों के 21 वर्ष होने तक उनके भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत दोस्तों कोविड-19 के तहत दोस्तों जिनके माता पिता यानी कि दोनों मर गए हों, ठीक है, उन बच्चों को सरकार क्या करेगा? 21 वर्ष होने तक उनका भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी किनकी होगी? सरकार की होगी। और दोस्तों 3000 रुपये प्रति माह भी इन्हें दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वात्सल्य योजना के तहत जिनके माता पिता का निधन हो गया है उन बच्चों को प्रति माह कितना हजार रुपये दिए जाएंगे? तो 3000 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 2 अगस्त 2021 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2 अगस्त 2021 से हुई थी। और दोस्तों इसमें क्या है? कोविड-19 से जिनके माता पिता का निधन हो गया है 21 वर्ष होने तक सरकार क्या करेगा? उनका भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। और 3000 रुपये प्रति माह इनको पैसे दिए जाएंगे। तो इनकी शुरुआत कब से हुई? 2 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। मिशन हौसला का संबंध किससे है? तो दोस्तों मिशन हौसला का संबंध है कोविड-19 के संकट में उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, तो मिशन हौसला किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? कोविड-19 के समय किया गया था। अगला है देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान कहाँ खोला गया? तो दोस्तों देश का जो पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान खोला गया है वो ऋषिकेश हरिद्वार में खोला गया है। मनीष कसिन्याल का संबंध है। तो दोस्तों जो मनीष कसिन्याल का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है। और दोस्तों ये 1 जून 2021 को ये कहाँ चढ़े थे? ये एवरेस्ट फतेह इन्होंने किया था। कब किया था दोस्तों? इन्होंने 1 जून 2021 को क्या किया था? एवरेस्ट फतेह किया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इनका जो संबंध है वो पिथौरागढ़ जनपद से है। तो दोस्तों मनीष कसिन्याल का संबंध किससे हो गया? पर्वतारोही से हो गया। और दोस्तों इन्होंने एवरेस्ट फतेह कब किया था? 1 जून 2021 को। और ये किस जनपद से संबंध है इनका? तो ये जनपद है पिथौरागढ़। चमोली ऋषिगंगा में बाढ़ कब आई थी? दोस्तों चमोली ऋषिगंगा में बाढ़ आई थी 7 फरवरी 2021 को। ठीक है दोस्तों, तो चमोली ऋषिगंगा में बाढ़ कब आई थी? 7 फरवरी 2021 को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्की माउंटेनिंग में उत्तराखंड का स्थान। तो दोस्तों जो स्की माउंटेनिंग में उत्तराखंड का स्थान रहा था प्रथम। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्की माउंटेनिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान हो गया? तो उत्तराखंड का स्थान हो गया प्रथम।
देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो देश का जो पहला हीलिंग सेंटर है दोस्तों वो खोला गया है रानीखेत में। कहाँ खोला गया है दोस्तों? रानीखेत अल्मोड़ा में खोला गया है देश का पहला हीलिंग सेंटर। तो दोस्तों जो हीलिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो तनावग्रस्त लोग हैं दोस्तों उनको तनाव से बाहर निकालना है। ठीक है दोस्तों, कभी पूछ दिया जाए कि हीलिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो तनावग्रस्त लोग हैं दोस्तों उनको तनाव से बाहर निकालने में इसकी मुख्य भूमिका रहेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान है। कौन है दोस्तों? राघवेंद्र सिंह चौहान है उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। गणतंत्र दिवस 2021 में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थान मिला? तो ये दोस्तों मिला था हम उत्तराखंड को तीसरा स्थान। तो गणतंत्र दिवस 2021 में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? ये मिला था तीसरा स्थान। अगला है मिस उत्तराखंड 2021 किसे चुना गया? तो मिस उत्तराखंड 2021 चुना गया है शालिनी डोभाल को। किसको चुना गया है? शालिनी डोभाल को चुना गया है मिस उत्तराखंड 2021। नासा के मंगल ग्रह मिशन में उत्तराखंड के 2 छात्राओं के नाम अंकित किए गए हैं। तो नासा के मंगल ग्रह मिशन में उत्तराखंड के 2 छात्राओं के नाम दोस्तों अंकित किए गए हैं। वो है दोस्तों शिवानी मिश्रा और हिमानी मिश्रा। कौन कौन हो गए दोस्तों? शिवानी मिश्रा और हिमानी मिश्रा हो गए। और दोस्तों ये किस जनपद के हैं? तो ये दोस्तों हल्द्वानी यानी कि नैनीताल जनपद से इनका संबंध है। न्याय पंचायतों में कितने रुपए तक सुनवाई कर सकते हैं? तो दोस्तों जो न्याय पंचायत होते हैं उनमें कितने रुपए तक सुनवाई कर सकते हैं? तो 500 रुपये तक दोस्तों सुनवाई कर सकते हैं और दोस्तों 100 रुपये तक जुर्माना ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुर्माना 100 रुपये तक और सुनवाई होगी 500 रुपये तक। राज्य लोकायुक्त संबंधित बिल राज्य विधानसभा में कब पारित किया गया? तो दोस्तों जो राज्य लोकायुक्त संबंधित बिल राज्य में कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1 नवंबर 2011 को। तो राज्य लोकायुक्त संबंधित बिल राज्य विधानसभा में कब पारित किया गया था? 1 नवंबर 2011 को। अगला दोस्तों लोकायुक्त के कितने विंग यानी कि लोकायुक्त के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों लोकायुक्त के अंग होते हैं दोस्तों 3। कितने होते हैं दोस्तों? लोकायुक्त के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है दोस्तों अन्वेषण शाखा, दूसरा है अभियोजन शाखा और तीसरा है न्यायिक शाखा। तो लोकायुक्त के कितने विंग होते हैं? तो 3 अंग यानी कि विंग होते हैं। कौन कौन से हो गए? अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और तीसरा हो गया दोस्तों न्यायिक शाखा। जिला पंचायत में कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो दोस्तों जो जिला पंचायत में समितियां होती है वो 6 प्रकार की समितियां होती है। कितनी प्रकार की समितियां होती है दोस्तों? 6 प्रकार की। ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या होती है 5 से कम नहीं होती दोस्तों। 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से अधिक नहीं हो सकती। तो ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से अधिक नहीं हो सकती। क्षेत्र पंचायतों में सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों क्षेत्र पंचायत में कितनी होती है? 20 से कम नहीं हो सकती और 40 से ज़्यादा नहीं। वहीं ग्राम पंचायतों में हमने पढ़ा दोस्तों 5 से कम नहीं और 15 से अधिक नहीं। और क्षेत्र पंचायतों में दोस्तों कितनी होती है? 20 से कम नहीं हो सकती और 40 से ज़्यादा नहीं होती। ग्राम पंचायतों के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी 500 व मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 से 10,000 की आबादी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी आबादी होनी चाहिए दोस्तों? 500 आबादी और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 से 10,000 तक आबादी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ग्राम पंचायतों हेतु गठन। अब देखते हैं दोस्तों नगर निगम परिषद हेतु आबादी।
तो दोस्तों मैदानों में 1 लाख व पहाड़ों में 90,000 या उससे अधिक हो सकती है। ठीक है, तो नगर निगम परिषद की स्थापना है तो जो ग्रामीण यानी कि मैदानी में कितनी होनी चाहिए जनसंख्या, 1 लाख, और पहाड़ों में कितनी होनी चाहिए, 90,000 या उससे अधिक। अब है नगर पालिका परिषद हेतु नगरों की आबादी 50,000 से 1 लाख तक और पहाड़ों में 90,000 होती है। ठीक है, तो नगर पालिका परिषद हेतु नगरों की आबादी कितनी होती है दोस्तों, 50,000 से 1 लाख तक और पहाड़ों में 90,000। राज्य में कुल कितने नगर पालिका है, तो दोस्तों राज्य में कुल नगर पालिका है 41। कितने हैं दोस्तों, 41 के हैं राज्य में नगर पालिका है। पंचाचूली वुलन कहाँ स्थित है, तो दोस्तों पंचाचूली जो वुलन स्थित है वो कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में। कहाँ हो गया दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में। अगला है खुड़बुड़ा युद्ध की जानकारी किस बुक में यानी कि किसके पुस्तक में मिलती है, तो दोस्तों ये मिलते हैं हमें वैली ऑफ दून, और जो इसके लेखक है दोस्तों वो है A.R. गिल। कौन है दोस्तों, A.R. गिल। तो खुड़बुड़ा युद्ध की जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है, तो वैली ऑफ दून में इसका हमें जानकारी मिलती है। और वैली ऑफ दून के जो लेखक है, पुस्तक के लेखक, वो कौन है, A.R. गिल। अगला है उत्तरायणी मेले का उल्लेख किस कहाँ से मिलता है यानी कि किस बुक से मिलता है, तो दोस्तों ये मिलता है होली हिमालय। कहाँ से मिलता है, होली हिमालय से मिलता है। और जो इसके राइटर हैं ई शरमन ओखले। तो दोस्तों खुड़बुड़ा युद्ध हो गया वैली ऑफ दून से, इसके लेखक हो गए A.R. गिल। और उत्तरायणी मेले का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, होली हिमालय से, और इसके लेखक हो गया ई शरमन ओखले। अगला है देवी धुरा मेले का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है, तो दोस्तों देवी धुरा जो मेले का जो जिक्र मिलता है वो मिलता है मैन ईटर कुमाऊं में। ठीक है, किस में मिलता है, मैन ईटर कुमाऊं में। और ये दोस्तों पुस्तक है जिम कॉर्बेट की। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों क्वेश्चन। तो खुड़बुड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है दोस्तों वैली ऑफ दून, इसके राइटर हो गए A.R. गिल। और उत्तरायणी मेले का उल्लेख मिलता है दोस्तों होली हिमालय में, और इसके राइटर हो गए ई शरमन ओखले। और देवी धुरे मेले का जो जिक्र किसकी पुस्तक में किया गया है, जिम कॉर्बेट की पुस्तक में किया गया है। और कौन सी पुस्तक होगी, मैन ईटर कुमाऊं। अगला है हैवल घाटी आंदोलन किससे संबंधित था, तो दोस्तों जो हैवल घाटी आंदोलन था वो किससे संबंधित था, वो था चूना पत्थर खदान के विरोध में। ठीक है दोस्तों, हैवल घाटी आंदोलन किससे संबंधित था, चूना पत्थर खदान के विरोध से संबंधित था। अगला है पर्वतीय राज्य परिषद की जो स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो पर्वतीय राज्य परिषद की जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1967 में। और कहाँ हुई थी, रामनगर नैनीताल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, दया कृष्ण पांडे थे। तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1967 में रामनगर नैनीताल में हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे दया कृष्ण पांडे। कुली एजेंसी का निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहन किया था, तो दोस्तों जो हमारी कुली एजेंसी थी उसके निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहन किया था, तो ये किया था कमिश्नर स्टोवेल ने। किसने किया था दोस्तों, कमिश्नर स्टोवेल ने क्या किया था, प्रोत्साहन किया था कुली एजेंसी के निर्माण के लिए। देश का पहला किसान आयोग कब गठित किया गया, तो दोस्तों जो देश का पहला किसान आयोग गठित किया गया था 9 अक्टूबर 2016 को। और कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, तो देश का पहला किसान आयोग गठित करने वाला राज्य कौन सा हो गया, ये हो गया उत्तराखंड। और देश का पहला किसान आयोग की जो स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 अक्टूबर 2016 को। और कहाँ हुई थी, ये हुई थी उत्तराखंड में। अगला है अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों जो अभिनव जवाहर योजना संबंधित है वो है चारा विकास से। किससे संबंधित हो गया दोस्तों, चारा विकास से संबंधित हो गया। अगला है भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भक्त दर्शन का जो वास्तविक नाम था वो था राज दर्शन सिंह रावत। क्या था दोस्तों, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था, राज दर्शन सिंह रावत।
उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के जो प्रतिपादक थे वो थे वीरेंद्र सिंह। कौन थे दोस्तों? वीरेंद्र सिंह थे उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक। गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब व किसने की थी? तो दोस्तों गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब व किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2016 को। कब की गई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 2016 को। और किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर अनिल जोशी के द्वारा की गई थी। तो गांव बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब होगी दोस्तों? 2 अक्टूबर 2016 को। और किसके द्वारा पूछा जाए तो डॉक्टर अनिल जोशी के द्वारा शुरुआत की गई थी। बद्रीनाथ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों बद्रीनाथ पर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो किया गया था 2003 में। कब किया गया था? 2003 में किया गया था बद्रीनाथ पर डाक टिकट जारी। मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना। तो दोस्तों मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 7 मार्च 2019 को। कब हुई थी दोस्तों? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 7 मार्च 2019 को। दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। किसने की थी दोस्तों? चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना। भिटाव जलप्रपात किस जनपद में है? तो दोस्तों भिटाव जलप्रपात है बागेश्वर जनपद में। तो भिटाव जलप्रपात किस जनपद में हो गया? ये हो गया बागेश्वर जनपद में। भूतों की बारात उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? यानी कि भूतों की बारात उपन्यास किसकी है? यह है इलाचंद जोशी की। किसकी है दोस्तों? भूतों की बारात यह है इलाचंद जोशी की है भूतों की बारात उपन्यास। ठीक है दोस्तों। तो पूछा जाता है भूतों की बारात क्या है? तो दोस्तों ये हो गया एक उपन्यास। और किसका हो गया ये? इलाचंद जोशी का। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लघु उद्योग है। ठीक है दोस्तों। लघु उद्योग सेवा संस्थान है हल्द्वानी में। कहाँ है दोस्तों? हल्द्वानी में स्थित है लघु उद्योग सेवा संस्थान। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम का हो गया यूएस नगर, यानी कि उधम सिंह नगर में स्थित है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों यह है अल्मोड़ा में। कहाँ है दोस्तों? पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो यह है अल्मोड़ा जनपद में। बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध कहाँ है? यानी कि बगड़वाल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? यह है नीति घाटी चमोली में। ठीक है दोस्तों। तो बगड़वाल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? नीति घाटी चमोली में प्रसिद्ध है बगड़वाल नृत्य। सुधीर रंजन का संबंध है। तो दोस्तों सुधीर रंजन का संबंध किससे है? चित्रकारी से संबंधित है दोस्तों सुधीर रंजन। ठीक है। तो पूछ दिया जाए कि सुधीर रंजन का संबंध किससे है? तो सुधीर रंजन का संबंध है चित्रकारी से। भोटी लिपि का आविष्कार। तो भोटी जो भोटिया है दोस्तों उस लिपि का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? थोमनी समभोटा द्वारा किया गया था भोटी लिपि का आविष्कार। ठीक है। तो भोटी लिपि के आविष्कारक कौन हो गया? थोमनी समभोटा। रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो बैरास कुंड है वो है चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों। किसके लिए फेमस है? रावण की तपस्थली कहा जाता है दोस्तों बैरास कुंड को। और ये किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है रावण की तपस्थली बैरास कुंड। सर्वप्रथम मुद्राएं जारी करने वाला परमार शासक कौन था? ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम मुद्राएं जारी करने वाला प्रथम जो परमार शासक था वो था लखनदेव या लखनदेव। कौन था दोस्तों? लखनदेव या लखनदेव। टिहरी में देव संस्कृत पाठशाला किसने बनवाया था? तो दोस्तों जो टिहरी गढ़वाल में देव संस्कृत पाठशाला की जो स्थापना की थी वो की थी दोस्तों भवानी शाह ने। ठीक है दोस्तों। किसने की थी? भवानी शाह ने की थी। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1859 से 1871 तक इनका कार्यकाल था। अगला है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों टिहरी में
अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी प्रताप शाह ने। किसके द्वारा रखी गई थी? प्रताप शाह के द्वारा रखी गई थी टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव। अगला है, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकारा था? तो दोस्तों नेपाल सरकार ने जो संगोली की संधि हुई थी दोस्तों, उसे कब स्वीकारा था? तो ये स्वीकारा था दोस्तों 4 मार्च 1816 को। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है दोस्तों। तो नेपाल सरकार ने संगोली संधि को कब स्वीकारा था? तो डेट याद कर लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्च 1816 को। गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने व कब की थी? तो दोस्तों जो गोरखों के विरुद्ध सर्वप्रथम युद्ध की घोषणा किसने व कब की थी? ये की थी दोस्तों नवंबर 1814 को। और किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मोइरा के द्वारा की गई थी। तो गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसके द्वारा हो गया? लॉर्ड मोइरा के द्वारा। और कब की गई थी? नवंबर 1814 को। अब देखते हैं दोस्तों, बिहार से नेपाल की राजधानी काठमांडू पर किनके द्वारा आक्रमण किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेजर जनरल मार्ले के द्वारा। ठीक है, तो बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी में किस मेजर जनरल ने आक्रमण किया था? ये किया था मार्ले ने। किसके द्वारा? मेजर जनरल मार्ले ने क्या किया था? काठमांडू पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं दोस्तों, गोरखपुर में कौन थे? तो ये थे मेजर जनरल वुड। ठीक है, तो गोरखपुर में अंग्रेज जो गवर्नर जनरल यानी कि जनरल कौन थे? मेजर जनरल वुड थे। और काठमांडू में किसने आक्रमण किया था? मेजर जनरल मार्ले ने। अगला है दोस्तों, देहरादून खलुंगा किले में किसने किया था? मेजर जनरल गिलेस्पी ने। किसने किया था? गिलेस्पी या जिलेस्पी। ठीक है दोस्तों, तो देहरादून में किसने किया था? मेजर जनरल गिलेस्पी या जिलेस्पी ने। और अगला है दोस्तों, सतलुज नदी के तट पर, तो सतलुज नदी के तट पर गोरखों से किसने आक्रमण किया था? मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू में किसने आक्रमण किया था? मेजर जनरल मार्ले ने। और गोरखपुर में गोरखों के विरुद्ध किसने किया था? मेजर जनरल वुड ने। और दोस्तों देहरादून खलुंगा किले में गोरखों के विरुद्ध कौन हो गए? मेजर जनरल गिलेस्पी या जिलेस्पी ने। और सतलुज के तट पर गोरखों के विरुद्ध कौन हो गए? मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने। अंग्रेजों के साथ आक्रमण के समय नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है दोस्तों, जब गोरखा क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर रहे थे, तब नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? भीमसेन थापा थे। कौन थे दोस्तों? भीमसेन थापा थे। मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि से किसे विभूषित किया था? तो दोस्तों मौलाराम ने किस गोरखा शासक को दानवीर कर्ण की उपाधि से विभूषित किया था? ये थे रणजोत सिंह थापा। कौन थे दोस्तों? रणजोत सिंह थापा थे। यानी कि रणजोत सिंह थापा को दानवीर की कर्ण की उपाधि से किसने विभूषित किया था? ये किया था मौलाराम ने। अब है दोस्तों कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यूएसबी का जो पूर्ण रूप है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप? यूनिवर्सल सीरियल बस है यूएसबी का पूर्ण रूप। मोडेम किस तरह का डिवाइस है? तो दोस्तों जो मोडेम है वो किस तरह का डिवाइस है? यह है नेटवर्क से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो मोडेम किस तरह का डिवाइस हो गया? नेटवर्क। नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस का काम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस का क्या काम होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों, जो सिग्नल होते हैं उनको क्या करना होता है? रिजनरेट करना होता है नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस का। ठीक है दोस्तों, तो सिग्नल को क्या करता है? वो रिजनरेट करता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW की मूल भाषा क्या है? तो दोस्तों इसकी मूल भाषा है HTML। कौन सी भाषा है दोस्तों? HTML है वर्ल्ड वाइड वेब की मूल भाषा। मोडेम का संबंध है, तो दोस्तों जो मोडेम का संबंध किससे है? तो व्यापारिक संस्था से है मोडेम का संबंध। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली राजनीतिक
पार्टी कौन सी थी जिसने क्या किया था, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी? तो ये थी दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी। कौन थी दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी। अगला है दोस्तों, पहला लोकप्रिय हैकर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो पहला लोकप्रिय हैकर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1993 में। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति कब लाई गई? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति कब की है? यह है 1994 की। कब की है दोस्तों? 1994 की। बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा को कब शुरू किया गया? ठीक है दोस्तों, बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी जून 2006 में। ठीक है, तो बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत कब हुई थी? जून 2006 में। अगला है मेघराज का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, तो मेघराज का जो संबंध है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग से। ठीक है, किससे है? क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंध है मेघराज का। टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। ठीक है दोस्तों, टेलीकॉम विनियामक यानी कि प्राधिकरण ट्राई। ठीक है दोस्तों, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1997 में। अगला है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ठीक है दोस्तों, जो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया दोस्तों विप्रो द्वारा। किसके द्वारा? विप्रो द्वारा किया गया था विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण। यूनिक्स की मूल भाषा क्या है? ठीक है दोस्तों, ये है यूनिक्स की मूल भाषा क्या है? ये है असेंबली। क्या होगा दोस्तों? असेंबली। ठीक है, तो यूनिक्स की मूल भाषा क्या होगी? असेंबली। DOS यानी कि डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जो डॉस का पूर्ण रूप है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डॉस का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो कहलाती है हार्डवेयर। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किससे मापा जाता है? यानी कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? बिट से मापी जाती है। किससे मापी जाती है दोस्तों? बिट से मापी जाती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो जो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? ठीक है दोस्तों, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो 8 विकल्प होते हैं। कितने? 8 विकल्प होते हैं। बिट किसका लघु रूप है? तो दोस्तों बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी अंक का क्या है? बिट लघु रूप है। तो दोस्तों आज का लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? ठीक है दोस्तों, तो स्टोरेज का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है टीबी। कौन सा होता है? टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? टेराबाइट यानी कि टीबी होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।